हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे इन्वायरमेंट स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंटल गुड्स। तो इसके अंदर हम करेंगे इसकी टाइप मेथड्स, मार्केट प्राइस मेथड, कॉस्ट बेस्ड मेथड, हिडोनिक प्राइस, ट्रैवल कॉस्ट, प्रोडक्टिव मेथड, ह्यूमन कैपिटल, कंटिंजेंट वैल्यूएशन, चॉइस एक्सपेरिमेंट, सब्स्टिट्यूट मेथड, बेनिफिट ट्रांसफर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये सभी मेथड हम आज एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मार्केट प्राइस मेथड, तो ये हमारा इन्वायरमेंट का फर्स्ट मेथड है वैल्यूएट करने का। जो इन्वायरमेंट गुड्स है उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी कि उसका क्या प्राइस है, तो उसके क्या चार्जेस लेने चाहिए इन्वायरमेंट गुड्स के। तो ये फर्स्ट मेथड है मार्केट प्राइस। तो मार्केट के थ्रू हम प्राइस पता करेंगे। तो मार्केट प्राइस मेथड एस्टिमेट, तो सबसे पहले ये एस्टिमेट क्या करता है मार्केट प्राइस मेथड। तो ये इकोनॉमिक वैल्यू बताता है किसकी, इकोसिस्टम प्रोडक्ट या सर्विस की, जो कि दैट आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन, जो कि कमर्शियल मार्केट में बेची और खरीदी जाती है। मतलब कि जैसे अगर हमारा कोई गुड्स की बात ले ले, ब्रेड ले लेते हैं, तो वो हमारी मार्केट में सेल एंड परचेज हो रही है, तो हम उसका कॉस्ट के अकॉर्डिंगली उसका प्राइस सेट कर सकते हैं। बट जो इन्वायरमेंटल गुड्स है, इकोसिस्टम के प्रोडक्ट है, उसका हम कैसे करेंगे, तो ये मार्केट प्राइस मेथड से पता करेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये एस्टिमेट करता है, वैल्यूज बताता है, इकोनॉमिक वैल्यू। देन ये वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर की हेल्प से, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस की हेल्प से, कि कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है और प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है। ठीक है। इफ ट्रांजेक्शन कैरिड आउट यूजिंग करेंसी, अगर हम कोई करेंसी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं करेंसी को लेके, तो वैल्यू एस्टैब्लिश विद इन द मार्केट इज अ मार्केट। तो जो वैल्यू हमारी फिक्स होगी तो वो मार्केट प्राइस माना जाएगा मार्केट के अंदर। मार्केट प्राइस कैसे सेट होगा, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस से। तो देन कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस वो सरप्लस होता है जो कि बेनिफिट होता है, इंजॉय किया जाता है कंज्यूमर के द्वारा। ठीक है, कॉस्ट से ऊपर उसको जो मिलता है, ही हैज़ पेड फॉर कमांडिंग देम, जो भी वो पे करता है उसके बाद जो उसको सरप्लस मिलता है उसे कंज्यूमर सरप्लस। देन आता है प्रोड्यूसर सरप्लस, जो प्रोड्यूसर को बेनिफिट मिलता है उसको प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। वो मार्केट में सेल करके उसको जो प्रोड्यूसर सरप्लस मिलेगा, तो उन दोनों को कंबाइन करके हमें प्राइस मिल जाएगा इन्वायरमेंट गुड का। एग्जांपल जैसे फिश टिम्बर। देन इसके आगे टाइप्स आ जाता है मार्केट प्राइस मेथड के, डायरेक्ट मार्केट प्राइस, ठीक है, डायरेक्ट प्राइस ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स और सब्स्टिट्यूट, देन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। तो फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट मार्केट प्राइस। तो डायरेक्ट मार्केट ये सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। इसके अंदर हम कैसे मार्केट प्राइस सेट करेंगे, पीपल रिफ्लेक्ट व्हाट आर पीपल आर विलिंग टू पे। अब जितना लोग चाह रहे हैं देने के लिए, मतलब जितना पीपल विलिंग है पे करने के लिए, और कितना प्रोड्यूसर ने वैल्यूज की प्लेस करी, जैसे 10 रुपीज प्लेस करी है वैल्यू, और पीपल कितना विलिंग है, तो ये डायरेक्ट मार्केट प्राइस है। तो प्रोड्यूसर ने प्राइस सेट कर दिया है, और जो पीपल ने अपनी विलिंगनेस बता दी कि हम इतना पे करते हैं। देयर आर नो मार्केट डिटोरेशन, कोई मार्केट डिटोरेशन नहीं है। ठीक है। देन आ जाता है प्राइस ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स और सब्स्टिट्यूट। तो ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, इसके अंदर कोई डायरेक्ट मार्केट नहीं है। इसमें क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे, जो रियल गुड्स है उसका सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, जो the price of these substitute goods represent what it would cost to buy the next best alternative। तो उसका प्राइस कैसे सेट करेंगे, तो उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसके बेसिस पे हम ये प्राइस सेट करेंगे। अगर कोई इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसका सब्स्टिट्यूट लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस कैसे सेट करेंगे, उसका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जितनी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट होगी उतनी ही हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस सेट करेंगे। देन आ जाता है, देन दे कैन बी यूज एज प्रॉक्सी, ये हम प्रॉक्सी और शैडो प्राइस भी हम ले सकते हैं। दिस टेक्निक यूजेज एन एक्चुअल मार्केट, ये टेक्निक के अंदर हम एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या है, वैल्यू इन नॉन मार्केटेड क्वालिटी, जो नॉन मार्केटेड गुड है, इन्वायरमेंट की क्वालिटी है जो, उसको हम नॉन मार्केटेड है तो उससे हम एक्चुअल मार्केट प्राइस को यूज करके हम प्राइस पता करेंगे। जैसे मेडिसिनल प्लांट है, एक्सट्रैक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी फ्रॉम ए फॉरेस्ट, लोकल कम्युनिटी ने अपने फॉरेस्ट से मेडिसिनल प्लांट निकाला है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस निकालेंगे, सेट करेंगे। देन आ जाता है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड प्रिपरेशन, व्हेन देयर हैव, कोई मार्केट नहीं है। अब फर्स्ट मेथड में हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट है, इसमें था डायरेक्ट हम सेट कर रहे हैं, जितना प्रोड्यूसर प्लेस करे जितना कंज्यूमर पे करना चाह रहा है। देन सेकंड में हमने अल्टरनेटिव, जो रियल
जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उसका सब्स्टिट्यूट और अल्टरनेटिव गुड से हमने प्राइस सेट कर दिया। देन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड प्रिपरेशन में क्या है, हमारे पास मार्केट भी नहीं है, देन हमारे पास सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। इन दिस पीपल स्पेंड टाइम एंड अदर इनपुट। अभी इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी लोगों ने उस गुड्स पे टाइम लगाया है, मतलब उस गुड्स को प्रिपेयर करने में टाइम लगाया या उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्राइस सेट करेंगे। दैट पीपल आर विलिंग टू एलोकेट्स का, अब पीपल ने क्या किया है, उसको जो भी उसका टाइम लगा है कलेक्ट करने के लिए, उसके जो लेबर लगी है, रिसोर्सेज लगे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनकी जो कॉस्ट होगी उसके अकॉर्डिंगली वो प्राइस सेट करेंगे। इट शो दैट दे प्लेस ए वैल्यू ऑन दैम, ये क्या, वो ये ही सारे उन पे वैल्यू प्लेस करेंगे। द वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज आर इन टर्म्स ऑफ फोरगॉन वेजेस एंड इनकम, इसके अंदर वो फोरगॉन कर देंगे उनकी वेजेस और इनकम को, खाली इसमें प्राइस सेट करेंगे। देन आ जाता है ह्यूमन कैपिटल अप्रोच, और इसको नेक्स्ट इसके कोड नाम भी कहते हैं फोरगॉन अर्निंग अप्रोच। ह्यूमन कैपिटल हेयर इज डिफाइंड एज क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ ह्यूमन लेबर। ह्यूमन से ही पता लग रहा है कि ह्यूमन को एज ए रिसोर्सेज माना गया, तो इसमें क्या है, ह्यूमन की कैपिटल क्वालिटी देखनी है और उनकी एबिलिटी देखनी है कि वो कितना प्रोडक्शन प्रोसेस में उनकी अपनी ह्यूमन लेबर को यूज कर रहा है। इट मेनली है, तो वो ह्यूमन कैपिटल के अंदर ये आ जाता है, उनकी एजुकेशन कितनी है, ट्रेनिंग कितनी है, उनकी नॉलेज कितनी है, स्किल कितनी है, एज वेल एज उनका हेल्थ का स्टेटस भी क्या है। देन उसका डिग्रेडेड इन्वायरमेंटली पोल्यूटेड एयर, कंटेमिनेटेड वाटर, ये सारे फैक्टर्स भी हमने ध्यान करते हैं, क्योंकि ये अगर ये फैक्टर्स होंगे जहाँ पर भी वो अपनी सर्विस दे रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि वो एक रूम में है जहाँ पे इन्वायरमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो उससे क्या होगा, उसको उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि वो अपना बेस्ट 100% नहीं दे पाएगा अपनी प्रोडक्टिविटी में, तो इससे उसकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी और इसी से उसका प्राइस भी इसी से, जैसे कि ड्यू टू डिटोरेटेड हेल्थ ह्यूमन कैपिटल लेबर एज ए यूनिट ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल ही माना जाता है। देयर अर्निंग इज ए, उनकी अर्निंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। तो जो डिग्राडेशन का इफेक्ट है वो क्या कैसे पड़ेगा, इनकम डिक्रीज होगी, उसको न्यूट्रिशन कम मिलेगा, डिजीज होगी या कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, जितना भी आएगा उससे ही हम इन्वायरमेंट गुड्स की प्राइस सेट करेंगे। देन आ जाता है प्रोडक्टिविटी मेथड, तो इसमें हम इन्वायरमेंट को इनपुट यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने कोई गुड्स बनाने हैं, कुछ भी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो उसके अंदर जो हम इन्वायरमेंट है वो उसको इनपुट की तरह यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ले लिया इन्वायरमेंट को। दिस मेथड इज एप्लीकेबल वेयर इन्वायरमेंटल गुड्स आर सम ऑफ द इनपुट, जब हमने इन्वायरमेंट को एज ए इनपुट मान लिया, ठीक है। And appropriately specified production function may indicate the contribution of these input, and from this information we may deduce the benefit due to this input। तो इस environmental goods को एज ए इनपुट यूज करने में या तो ये बेनिफिट हो सकता है या वो इसको रिड्यूस भी कर सकता है, तो इससे भी हम प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे सॉइल फर्टिलिटी है, अगर सॉइल अच्छी होगी तो हमारी क्रॉप भी अच्छी होगी, अगर रेन फॉरेस्ट है तो इससे रेनफॉल इंक्रीज होगी, तो वो हमारे क्रॉप पे कैसा इफेक्ट कर रही है, तो इससे भी हमारा प्राइस सेट होता है प्रोडक्टिविटी मेथड से। तो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, अगर क्वालिटी और क्वांटिटी में चेंज आएगा इन्वायरमेंट में, तो उससे क्या क्या इफेक्ट होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इफेक्ट होगा हमारा, ठीक है। अगर क्वांटिटी अच्छी होगी, अगर ज़्यादा हमें क्वांटिटी मिली है, क्वालिटी अच्छी होगी, चल जा, खोल ले खोल ले, अभी मैंने पॉज कर दी वीडियो। तू बाहर ही चल जा, गेट बंद कर जा, आएगी तो नहीं। काम कर रही हूँ ना मैं, जाओ दोनों जने बाहर चल जाओ, अच्छे बेबी हो ना दोनों, गेट बंद कर जा, कुंडा लगा जा। ये देख वीडियो चल रही है ना, जाओ गेट बंद कर जाना अच्छे से, ठीक है, कर जाओ गेट बंद, कुंडा लगा दे, हाँ कुंडा लगा दे। तो क्वालिटी कैसे इफेक्ट करेगी, कॉस्ट ऑफ, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो कॉस्ट हमारी कम लगेगी, अगर क्वालिटी बेकार होगी तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। देन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ गुड्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा, देन डिमांड ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। देन आ जाता है ट्रैवल कॉस्ट मेथड। उस मेथड से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वायरमेंट गुड, तो इससे आपको एक या दो क्वेश्चन सेम टू सेम
मिलेंगे ही मिलेंगे नेट में। तो ट्रैवल कॉस्ट मेथड में क्या है, ये ट्रैवल कॉस्ट मेथड एस्टिमेट करता है साइट की वैल्यू या फिर कोई रिक्रिएशन की वैल्यू। मतलब कोई जगह है, कोई साइट है अच्छी सी, उसको हमने रिक्रिएट करा है। अब उसको जैसे कि माउंटेन्स है, हिली एरियाज है, उनको हमने बहुत सुंदर डेकोरेट कर दिया, तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका प्राइस कैसे करेंगे, तो वो हम ट्रैवल कॉस्ट मेथड से हम उसकी वैल्यू को एस्टिमेट कर सकते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व यूजिंग ट्रैवल कॉस्ट एज ए प्रॉक्सी। तो हम इसमें ये ट्रैवल कॉस्ट एक प्रॉक्सी की तरह यूज करते हैं। तो फॉर द प्राइस ऑफ विजिटिंग आउटडोर रिक्रिएशन, जो आउटडोर रिक्रिएशनल साइट्स है, इस मेथड के अंदर ट्रैवल कॉस्ट हम एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं। वो प्राइस कैसे सेट करेंगे, कितने विजिट कर रहे हैं उस रिक्रिएशनल साइट को, आउटडोर साइट को, कितने लोग उसको विजिट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम प्राइस सेट करेंगे। पीपल विलिंगनेस टू पे टू विजिट ए साइट, अब पीपल कितना चाह रहे हैं उस साइट को विजिट करने के लिए, तो वो कैसे पता चलेगा, वो कितने ट्रिप्स ले रहे हैं, लोग कितनी बार उसी जगह पे आ रहे हैं। ठीक है, उसका डिफरेंसेस देखेंगे हम। ठीक है, तो इट में भी मेजर्ड इन मनी वैल्यूज में होगा ऑफ टाइम एज वेल एज कॉस्ट ऑफ जर्नी, कि जर्नी की कॉस्ट कितनी लगी और कितना टाइम लगा है। ठीक है, देन आ जाता है आपका हिडोनिक प्राइस मेथड। तो दिस मेथड इज यूज्ड वेयर वैल्यू फॉर इकोसिस्टम डायरेक्टली। अब जो इकोसिस्टम है वो डायरेक्टली मार्केट पे इफेक्ट डाल रहा है, तो हम हिडोनिक प्राइस मेथड यूज करेंगे। तो हिडोनिक प्राइस मेथड में क्या होगा, ये कहाँ यूज होगा, ये हाउस प्रॉपर्टी पे यूज होगा ये मेथड। हम जैसे कि हमारा जो एरिया है, मान लो आपने कोई प्लाट खरीदना है या फिर किसी का घर खरीदना है, अगर वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे आपको व्यू बहुत अच्छा मिल रहा है, सोसाइटी बहुत अच्छी मिल रही है, तो उसके चार्जेस भी क्या होंगे, हाई होंगे। और अगर आप दूसरा घर ले रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है या कुछ भी है, नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या फिर इन्वायरमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं है, गार्डनिंग वगैरह कुछ नहीं है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। तो इससे इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट बहुत इफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है, वो हमारे हाउसिंग प्राइस में इफेक्ट डालते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू वेरिएशंस इन हाउसिंग। तो ये हमारे हाउसिंग प्राइस में वेरिएशंस लेके आते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू एस्टिमेट इकोनॉमिक बेनिफिट एंड कॉस्ट। तो ये भी बेनिफिट एंड कॉस्ट को पता करने में ही होता है। इन्वायरमेंटल क्वालिटी कौन सी हो सकती है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन। अब हमें पानी कितना अच्छा मिल रहा है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, हमें जो घर है उसमें वाटर की कितनी अच्छी फैसिलिटी है, एयर हमें फ्रेश मिल रही है या नहीं, नॉइज कितनी है, तो उससे ही हमारे हाउस के प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। देन इन्वायरमेंटल एमिनिटीज जैसे एस्थेटिक, सीनिक व्यू और प्रोक्सीमिटी टू रिक्रिएशन, जैसे व्यू क्या है हमारी सोसाइटी का, तो उसके अकॉर्डिंग हाउस का होगा। दीज एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इफेक्ट हाउस के रेंट को और लैंड प्राइस को इफेक्ट करेंगे। व्हेन ए पर्सन बाय दीज प्रोडक्ट विच आर टाइड विद सम, ही ऑल्सो बाय द इन्वायरमेंटल। तो वो खाली हाउस ही नहीं बाय करते, वो इन्वायरमेंटल गुड्स भी बाय करते हैं साथ में। ए डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट गुड, अगर वो इन्वायरमेंटल गुड अच्छा नहीं है तो उसका पैकेज भी लो होगा, उसका प्राइस भी घर का कम होगा। ठीक है, देन आ जाता है कॉस्ट बेस्ड मेथड। तो कॉस्ट बेस्ड मेथड के भी आपके दो तीन टाइप्स है। फर्स्ट आ जाता है डिफेंसिव एक्सपेंडिचर। तो दिस मेथड इज ए कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड है। इसको मिटिगेटिव और डिफेंसिव एक्सपेंडिचर अप्रोच भी कहते हैं। तो इन्वायरमेंटल सर्विसेज कैन बी वैल्यूड बाय लुकिंग एट हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू सेट इन प्लेस। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है कि हमने क्या देखना है कि हमें उस इन्वायरमेंटल सर्विस में हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। जैसे कि अगर आपको प्रिवेंट करने में, या कोई इन्वायरमेंटल गुड्स है उसको सिक्योर करने, जैसे कि हमने कोई गार्डन बनाया अच्छा सा, ठीक है, अब अगर हमें बारिश से, रेन से उसको बचाना है, या फिर हमें उसको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड से बचा के रखना है, सभी से, एनिमल से, ठीक है, तो उस पे हमारी जो कॉस्ट लगेगी, तो उसी से हम अपना प्राइस सेट कर पाएंगे अपने गार्डन का। तो ये होता है हमारा कॉस्ट बेस्ड मेथड। जैसे कि अब हमारा ये फ्लड कंट्रोल बैरियर्स है, अब हमने फ्लड को कंट्रोल करने के लिए जो बैरियर्स लगाए हैं, तो उससे ही हमारी साइट या जो भी एरिया है उस एरिया का, या इन्वायरमेंटल जो भी वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, तो उससे ही उसका प्राइस सेट होगा। ठीक है, देन आ जाता है इन दिस मेथड वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल इज इन्फर्ड फ्रॉम व्हाट पीपल आर प्रिपेयर टू स्पेंड। तो इसमें जो लोग उसको बचाने के लिए, डिग्रेड होने से बचाने के लिए जो स्पेंड कर रहे हैं, उसी से ही हम इन्वायरमेंटल वैल्यू निकालेंगे। दिस मेथड असेस द वैल्यू ऑफ नॉन, अब ये भी नॉन मार्केटेड कमोडिटीज की ही वैल्यू सेट निकालेंगे, इसमें क्लीन एयर हो गया, वाटर हो गया, इसके लिए। देन आ जाता है डैमेज अवॉइडेड अप्रोच।
तो ये भी ऐसे ही है, डिफेक्टिव है, वैसे ही डैमेज है। अब जो डैमेज हुआ है, हमारी जो भी इन्वायरमेंटल गुड्स है या सर्विसेज जो भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको अगर कोई डैमेज हो गया या डैमेज को बचाने के लिए जो भी हमारा खर्चा लग गया है या लगने वाला है, या कोई भी एक्शन हम ले रहे हैं अवॉइड करने के लिए, तो जो भी कॉस्ट आएगी तो उसी से ही हमारी इन्वायरमेंटल सर्विसेज की भी प्राइस सेट होगा। जैसे कि मेंटेनिंग वाटर फ्लो एंड मिनिमाइजिंग फ्लड और बाय प्रोटेक्टिंग रिवर बैंक एंड शोर लाइन। सो इन सभी ये एग्जांपल्स है, ठीक है। देन आ जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ रिपेयर। अब ये आ जाता है कि हमें डैमेज हो गया हमारा कोई इन्वायरमेंटल, अब हमें क्या करना है, रिपेयर करना है। तो रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होगा, हमने इन्वायरमेंट को रिपेयर करना है या उसे रिप्लेस करना है, तो उस जितनी कॉस्ट रिपेयर और रिप्लेस करने में लगेगी उसी से ही हमारे इन्वायरमेंटल सर्विस या गुड्स का प्राइस सेट होगा। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल बाय एग्जामिनिंग द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग और रिप्लेसिंग प्रोडक्टिव एसेट लॉस। तो ये जो मैंने अभी बताया, बाय रिप्लेसिंग और रिस्टोरिंग इकोसिस्टम अगेन, इसमें हम जो हमारा इकोसिस्टम है उसको दोबारा से रिस्टोर कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे कि जू आ गया हमारा, जू में क्या होता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, रिस्टोर करते हैं, उनको वैसा ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि पहले होता था, उनको जो पहले फैसिलिटी मिलती थी उनको फ्रीली घूमने की, वैसा का वैसा सेम उनको एटमोसफेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो उतने ही उनके कॉस्ट बढ़ जाएंगे। उनको अगर देखने के लिए जाना पड़ेगा तो उनको वो ज़्यादा चार्जेस पे करना पड़ेगा हमें। तो इट कैन बी रिप्लिकेटेड बाय आर्टिफिशियल, तो यही बता दिया कि मैंने उनको आर्टिफिशियली वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके देंगे। इट रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर सेव बाय द प्रेजेंस ऑफ नेचुरली अकरिंग इकोसिस्टम, या फिर हम अपने प्रेजेंस नेचुरली इकोसिस्टम को सेव करने के लिए भी ये खर्चा हो सकता है। जैसे एग्जांपल है, द बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन अपलैंड सोइल एरिया कैन बी रिफ्लेक्टेड इन द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग सोइल एंड न्यूट्रिएंट दैट वुड बी लॉस्ट थ्रू इरोजन। अब जैसे सॉइल इरोजन की वजह से जो सॉइल है वो इरोजन होगी या फ्लो हो गई, तो हमें उसे रिप्लेस करने के लिए सॉइल को, उस पर कुछ जो भी खर्चा करना पड़ेगा, तो उससे क्या रिप्लेस करनी पड़ेगी सॉइल को, तो उससे ही हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की भी प्राइस सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्राइस मेनली है कि प्राइस हम कैसे सेट करेंगे इन्वायरमेंटल गुड्स को। देन आ जाता है सब्सटीट्यूट कॉस्ट मेथड। इसमें इट यूजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सटीट्यूट। अब हमने क्या इकोसिस्टम का एक सब्सटीट्यूट यूज करना है, ठीक है, तो तब हम जो भी वैल्यू निकालेंगे तो उससे ही निकालेंगे सब्सटीट्यूट से। जैसे कि फ्लड प्रोटेक्शन सर्विसेज ऑफ वेटलैंड माइट बी रिप्लेस बाय रिटेनिंग वॉल और लेवर। अगर हमने जो फ्लड प्रोटेक्शन सर्विस है उसको हमने रिप्लेस कर दिया, हमने वॉल लगा दिया, अब हमने प्रोटेक्शन सर्विसेज की जगह हमने वॉल्स, बड़ी बड़ी वॉल खड़ी कर दी, तो हमने सब्सटीट्यूट ले लिया ना। तो अब सब्सटीट्यूट की जितनी कॉस्ट आएगी उससे ही इन्वायरमेंटल गुड्स की कॉस्ट आएगी। देन आ जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। ये वेरी यूजफुल टेक्निक है, मेथड है व्हेन बेनिफिट ऑफ सर्टेन यूजेस, जैसे कि प्रिजर्वेटिव के लिए जरूर सही है। प्रोटेक्शन कैन नॉट बी डायरेक्ट, जो हम प्रोटेक्शन है वो डायरेक्टली तो नहीं एवेल्यूट कर सकते, बट हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो हम इस मेथड से हम इजीली एवेल्यूट कर सकते हैं वैल्यूज को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, नेट बेनिफिट फॉरगोन बिकॉज रिसोर्सेज प्रोवाइडिंग द सर्विस कैन नो लॉन्गर बी यूज। अब जो बेनिफिट है, जो सर्विसेज है वो अब नहीं प्रोवाइड हो रही, तो हम उसका जो नेक्स्ट बेस्ट मोस्ट बेनिफिशियल यूज़ है वो लेंगे, तो उससे हम कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। जैसे इफ़ समवन चूज टू स्पेंड टाइम रेस्टिंग, सो टेस्टिंग नहीं रेस्टिंग आएगा, कि जैसे कि कोई जना है, कोई लोग है वो रेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई फार्मर है वो अपना, उसके पास एक गार्डन की अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना गार्डन में फूड मतलब ग्रो कर सकता है, बट उसने क्या किया, फूड ग्रो करने की जगह उसने रेस्ट ले लिया, उसने अपना टाइम रेस्ट में लगा लिया, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये हो गया कि अगर वो अपना रेस्ट छोड़ के गार्डनिंग करे तो उससे उसको बेनिफिट होगा, दैट माइट बी हैबिन जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उससे। तो ये हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड से उसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आ जाता है कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड। तो ये आपको बता दूं, कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। जितने भी मेथड्स है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड, ट्रैवल कॉस्ट मेथड, हिडोनिक प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस। तो आपको बता दूं, नेट में आपको कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड और हिडोनिक प्राइस मेथड में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आपको यही पता होना चाहिए हिडोनिक प्राइस मेथड कब यूज होता है। हिडोनिक प्राइस जैसे हाउसिंग के लिए यूज हो रहा है। देन ट्रैवल कॉस्ट मेथड, अगर हम विजिट करने जा रहे हैं कोई साइट को तब यूज होता है। अब कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड कब यूज होता है देख लेते हैं हम। दिस मेथड डायरेक्टली आस्किंग पीपल इन ए सर्वे। अब हमने डायरेक्टली लोगों से पूछ लिया एक सर्वे में
कि आप इन्वायरमेंटल सर्विस के लिए कितना पे कर सकते हो या करोगे। तो इसको स्टेटेड प्रेफरेंस मेथड भी कह सकते हैं। इसमें हम यूज और नॉन यूज वैल्यू दोनों को ही एस्टिमेट कर सकते हैं कंटीजेंट वैल्यूएशन में। इन सम केसेस पीपल आर आस्क्ड फॉर द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। कुछ केसेस में क्या होता है कि हम लोगों से कंपनसेशन के लिए कहते हैं कि वो कंपनसेट कितना कर सकते हैं उस इन्वायरमेंटल सर्विस को उसी पोजीशन में रखने के लिए, या फिर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं गिव अप करके। तो ये वो कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड है। इट इज कॉल्ड कंटीजेंट वैल्यूएशन बिकॉज पीपल आर आस्क्ड टू स्टेट देयर विलिंगनेस टू पे कंटीजेंट ऑन ए स्पेसिफिक हाइपोथेटिकल सिनेरियो एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल सर्विस। तो इसका मैं एक अच्छा सा आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि कोई साइट है, रिमोट एरिया में साइट है, जैसे अगर वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रह रही है, ठीक है, कुछ लोग वहाँ पे आते हैं, विजिट करने आते हैं, तो उसके प्राइस पे करते हैं। बट क्या हुआ वहाँ पे, अगर हमने कोई लैंड उसे लीज पे दे दिया, उसे कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया वहाँ पे, तो इस मेथड में क्या होगा, हम थोड़े से प्राइस के लिए हम वो साइट लीज पे दे सकते हैं। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि हमें बेनिफिट कहाँ ज़्यादा हो रहा है। तो अब ये हम कंटीजेंट वैल्यूएशन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। देन इसका हाइपोथेटिकल सिन्योरी क्या होती है, ए रिमोट साइट ऑन पब्लिक लैंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट। अब ये जो एग्जांपल दिया ये वही लिखी हुई है कि रिमोट साइट है, वहाँ पे हैबिटेंट प्रोवाइड हो रहे हैं कुछ सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। तो मैनेजमेंट एजेंसी चार्ज है, तो वो डिसाइड करेगी हम माइनिंग को पे दे उसको या फिर हम वाइल्ड लाइफ हैबिटेंट को ही रखें वहीं पे। तो एरिया इज रिमोट है और वहाँ पे रिमोट बहुत दूर है एरिया, तो कुछ ही लोग आते हैं। तो देयर फॉर नॉन यूज वैल्यूज आर द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट। तो इसमें नॉन यूज वैल्यूज को ज़्यादा हम देखेंगे, लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट है हमें प्रिजर्व करने के लिए साइट को, ठीक है। तो आपको वैसे ही थोड़ा थोड़ा हिंट चाहिए कि आपको ये वैसे ही आपको पता होना चाहिए इस मेथड में कैसे निकल रही है वैल्यू, इस मेथड में कैसे निकल रही है। देन आ जाता है चॉइस एक्सपेरिमेंट। चॉइस मेथड को हम चॉइस मॉडलिंग भी कह सकते हैं, कंटिजेंट रैंकिंग भी कह सकते हैं, कंटिजेंट रेटिंग भी कह सकते हैं, मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन भी कह सकते हैं। ये कंटिजेंट वैल्यूएशन के ही सिमिलर है। इसमें क्या है, हम इनडायरेक्टली हम लोगों की विलिंगनेस देखेंगे, जानेंगे ट्रेड ऑफ के थ्रू, ठीक है, उनका रिस्पोंडेंट क्या है। चॉइस एक्सपेरिमेंट अप्रोच आर बेस्ड अराउंड द आइडिया दैट एनी गुड कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ इट्स एट्रीब्यूट एंड लेवल दैट दिस टेकिंग। अब चॉइस एक्सपेरिमेंट में हमने काफ़ी सारी चॉइसेस दे दी है लोगों को कि वो चूज़ कर सकते हैं। अब वो चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें उन्हें उनकी विलिंगनेस पता चल जाएगी। उसमें क्या था, वे कंटीजेंट वैल्यूएशन में हम उनसे लोगों से खुद पूछ रहे थे। चॉइस एक्सपेरिमेंट में हमने उनको चॉइसेस दे दी कि आप ये में से क्या क्या चूज़ कर सकते हो, तो वो चॉइस एक्सपेरिमेंट मेथड यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉरेस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड। अब जो फॉरेस्ट है उसके अंदर स्पीसीज भी है, ए स्ट्रक्चर भी है, रिक्रिएशन फैसिलिटी भी है, एंट्री प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, हमने काफ़ी सारी उनको बता दी। जिसके लिए भी वो विलिंग करेंगे हम वो ही वहाँ पे अप्लाई करेंगे। चेंजिंग एट्रीब्यूट लेवल विल एसेंशियली रिजल्ट इन डिफरेंट गुड्स। अगर हम इनके एट्रीब्यूट को चेंज करेंगे तो हमें डिफरेंट गुड्स मिलेंगे, हम डिफरेंट गुड्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। इट इज़ ऑन द वैल्यू ऑफ सच चेंजेस इन एट्रीब्यूट दैट चॉइस। तो इस जो वैल्यूज चेंज हो रही है, इन एट्रीब्यूट को चेंज करने से जो वैल्यूज आ रही है, तो हमारा मेन फोकस ही यही है, चॉइस एक्सपेरिमेंट फोकस। जो वैल्यू हमारे लिए सुटेबल है हम उसी को चूज कर लेंगे। देन आ जाता है बेनिफिट ट्रांसफर मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने यूज ऑफ वैल्यूएशन एस्टिमेट इन वन कंटेस्ट टू एस्टिमेट वैल्यू इन डिफरेंट। अगर हमने एक कंटेस्ट के लिए कोई वैल्यू वैल्यूएशन किया है तो हम वही सेम वैल्यूएशन हम दूसरे कंटेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, डिफरेंट के लिए। द रिलेशनशिप यूज टू एस्टिमेट द बेनिफिट इन वन केस माइट बी अप्लाइड। तो जो हमने एक के लिए यूज किया है वही हम सेम टू सेम दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं। या फिर जो ये सेम अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, हम जैसे कि एक जू की है, हमने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, अब यही सारी की सारी हमने इंफॉर्मेशन कहीं और दूसरे जू में अप्लाई कर दी, तो उसमें हम बेनिफिट ट्रांसफर मेथड यूज करेंगे। जैसे कि एन एस्टिमेट ऑफ बेनिफिट ऑब्टेन बाय टूरिस्ट व्यूइंग वाइल्ड लाइफ इन वन पार्ट में बी यूज्ड टू एस्टिमेट द बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम डूइंग वाइल्ड लाइफ इन अनदर पार्ट। तो ये एक्सपर्ट जजमेंट है, क्योंकि हमने एक की इंफॉर्मेशन गैदर करी है, अब हमें दूसरे पे अप्लाई करनी है, तो हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हमें एक्सपर्ट जजमेंट पे बेस्ड होता है ये मेथड। तो हमारी टाइप्स आज की ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।